जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शंस में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद में सिर्फ ठाकरे और पवार गुट मातम नहीं मना रहा है। अगर आप लोग भी इस मुगालते में जी रहे हैं कि बीएमसी इलेक्शंस में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की जो प्रचंड जीत हुई है उससे सिर्फ उद्धव ठाकरे खेमा और शरद पवार का खेमा मातम मना रहा है, वो ज्यादा परेशान है, तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। एक तबका और है हमारे देश में और उनमें कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनका राजनीति से भले ही चाहे कुछ ज्यादा लेना देना ना हो, लेकिन उनका जो दर्द है, जो बीजेपी विरोधी दर्द है, वो बार बार छलक ही जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वरिष्ठतम वकील कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल साहब का एक बार फिर से दर्द छलका है और उन्होंने बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर के, महाराष्ट्र में जो मौजूदा सियासी तस्वीर निकल कर आ रही है उसे लेकर के उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह दांव उन पर उल्टा ही पड़ गया। उल्टा उनको ही अब घेरा जा रहा है। कपिल सिब्बल साहब की इन दोनों वकालत कुछ ठीक नहीं चल रही है, चाहे ममता बनर्जी का मामला हो या फिर केंद्र लेवल पर अगर हम तमाम मामलों की बात कर लें जिसमें कांग्रेस के मुद्दों को रिप्रेजेंट करना हो या फिर दूसरे किसी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी या फिर गैर भाजपाई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करना हो सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्हें इन दिनों 11,000 वोल्ट का झटका ही लग रहा है। वकालत में इन दोनों एक तरीके से कपिल सिब्बल साहब फ्लॉप से चल रहे हैं और अब राजनीतिक मामलों में भी अब बार बार दखल देकर के कपिल सिब्बल साहब रह करके अपना दर्द बयां कर देते हैं और एक बार फिर उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। और यह दर्द उनका तब सामने आया है जब महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 30 साल का वनवास जो है खत्म करते हुए उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से बीएमसी से उखाड़ करके फेंक दिया है, बीएमसी से उनकी विदाई कर दी है। अब कपिल सिब्बल साहब ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े करते हुए यह कहा है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो बहुत ही वाहियात है। बीजेपी क्या करती है कि पूरे देश में अगर आप किसी भी स्टेट को उठा करके देखें, ये कपिल सिब्बल का सियासी गणित है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा जिस भी राज्य में जहां पर वो सरकार बनाने की क्षमता में नहीं होती है, यानी कि बहुमत में वो नहीं आ पाती, तो ऐसे में फिर वो क्या करते हैं कि वहां पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ में गठबंधन करते हैं और गठबंधन के बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी को अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देते हैं कि उसे हाशिए पर पहुंचा देते हैं। यानी कि कपिल सिब्बल साहब का जो सियासी गणित है वो कुछ इस तरीके का जो है बयां किया जा रहा है कि भाजपा गैर भाजपाई प्रदेशों में जाकर के वहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में गठबंधन करती है। एक बार गठजोड़ हो गया तो उनके नेताओं को अपने पाले में लेकर के उस दल को पूरी तरीके से हाशिए पर धकेल देती है। और कपिल सिब्बल ने जब चुनावी रणनीति पर सवाल खड़ा किया भाजपा की, तो उन्होंने 2 राज्यों के स्पेसिफिकली नाम लिए। पहला नाम लिया बिहार का और दूसरा नाम लिया महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि बिहार में भी यही किया गया और अब महाराष्ट्र में यही किया जा रहा है। अब जरा हम कपिल सिब्बल साहब के चश्मे से देखते हैं कि वो भाजपा की चुनावी रणनीति को, विपक्षी दलों को जो उनके साथ में खासतौर पर गठबंधन में हैं, उनको कैसे हाशिए पर धकेलने की बात कर रहे हैं। पहले हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि देश में उनसे बड़ा कोई ऐसा नेता होगा, या फिर यूं कह लीजिए कि जितनी बार उन्होंने दल बदले हैं उनका तो नाम ही पलटू नेता के तौर पर एक तरीके से लोगों ने रख दिया। हमेशा पूरी फ्रीडम रही है, जब उनका मन गया है वो लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया, जब उनका मन हुआ तब वो एनडीए में आकर के चले गए। यानी कि अपने पॉलिटिकल फायदे और नुकसान के मद्देनजर जब भी उन्हें जैसा ठीक लगा उन्होंने वही फैसला लिया। अब सिब्बल साहब आप बताइए कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे आप कितने नेताओं को जानते हैं जिन पर भाजपा ने कब्जा कर लिया, उन्हें अपने खेमे में ले लिया और नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी को हाशिए पर डाल दिया। मुझे लगता है जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उसके बेसिस पर मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की राजनीतिक तौर पर जो कदकाठी थी, जो पहले थी जब वो एनडीए का घटक नहीं थे, और अब जब एनडीए का घटक है उसमें इजाफा ही हुआ होगा उनकी राजनीतिक कदकाठी में। उनकी उस राजनीतिक कदकाठी में किसी भी तरीके का आप लोगों को नुकसान नहीं दिखाई देगा। और बीजेपी ने किसी भी ऐसे नेता को जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करवा करके नीतीश कुमार को हाशिए पर डालने का काम किया हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही उद्धव ठाकरे गुट
पहले हुआ करते थे। भाजपा के नाम पर ही उद्धव ठाकरे बार बार चुनाव जीत करके आते थे और बाला साहेब ठाकरे की जो एक लेगेसी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी आइडियोलॉजी के साथ में संजो करके रखा और जनता भी इस चीज को बखूबी जानती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी राजनीतिक विचारधारा के ठीक उलट जाकर के ऐसे लोगों के साथ में गठबंधन कर दिया जिन्हें बाला साहेब ठाकरे फूटी आंख नहीं सुहाते थे, जिन्हें हिंदुत्व के मुद्दों से इतनी तकलीफ होती थी। मैं यहां पर स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों के साथ में गठबंधन कर लिया और जब वहां पर पार्टी के अंदर से ये आवाजें उठने लगी कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी के साथ में, शरद पवार के साथ में, नहीं तो फिर इसमें बगावत होगी। और बगावत होने के बाद भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे की तरफ से यह कहा गया था कि अगर वो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं तो जितने भी बागी नेता उद्धव ठाकरे से बगावत करके गए हैं वो सारे के सारे नेता वापस आने के लिए तैयार हैं, आप बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार बना लीजिए। तो कपिल सिब्बल साहब, आप जिन दो राज्यों की बात कर रहे हैं, इन दोनों ही राज्यों में एकनाथ शिंदे की मैं बात कर लेता हूं। अगर एकनाथ शिंदे बगावत नहीं करते तो ना तो वो शायद मुझे लगता है अपने राजनीतिक करियर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन पाते, ना ही कभी उप मुख्यमंत्री बन पाते। वो सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए एक कार्यकर्ता मात्र बने रह जाते और उद्धव ठाकरे के बाद में उनकी जो विरासत है उसको आदित्य ठाकरे कंटिन्यू करेंगे। ये सब जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति में उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, इन दोनों में बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है। सबको पता है कि महाराष्ट्र में कभी अगर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना इलेक्शन जीतती है तो कोई और नहीं, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी अगर भूले भटके कभी लोकसभा के चुनाव जीत गई, एक अपना नंबर जुटा पाने में सफल हो गई, तो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये बहुत क्लियर कट प्रेडिक्शंस ऑलरेडी लोगों की तरफ से की जा चुकी हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिब्बल साहब के दर्द की। कपिल सिब्बल साहब को यह तकलीफ हो रही है कि बीजेपी जिन राज्यों में उसे लगता है कि वो सरकार नहीं बना सकती, वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ में गठबंधन करती है और वहां पर फिर सत्ता पर काबिज होती है और जिस पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन कर रखा है उस पार्टी को हाशिए पर पहुंचा देती है। तो सिब्बल साहब, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में आपने एक लंबा वक्त बिताया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चलिए बीजेपी ये फंडा अपनाती है कि जिस राज्य में वो अकेले सरकार नहीं बना सकती वो गठबंधन में सरकार बनाती है। तो आपके पूर्व नेता, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, राहुल गांधी का बिहार में बिल्कुल भी जनाधार नहीं है। राहुल गांधी क्या करते हैं, जो है गिड़गिड़ाने लगते हैं लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी से, उनके साथ में गठबंधन करते हैं। तो आपके पूर्व नेता क्या करते हैं कि जहां पर भी जाकर के गठबंधन करते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, उन पार्टीज के जो चुनावी परिणाम आते हैं वो उन्हें हाशिए पर धकेल कर लेकर जाते हैं। यानी कि अगर आपके मन में ये चल रहा है कि बीजेपी गठबंधन करके सरकार बना के फिर अपने जो घटक है गठबंधन का उसको हाशिए पर धकेलता है, तो सिब्बल साहब, आपके पूर्व नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है जिस भी राज्य में जाकर के जहां पर भी गठबंधन करते हैं उस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की नैया डूबना तय है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन किया था, नारा खूब चला था। यूपी के अपने लड़के बनाम बाहरी मोदी, अब जो यूपी के अपने लड़के थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, कैसे साइकिल को पंचर कर दिया और हाथ को मरोड़ करके फेंक दिया, हमने देखा। और अगर शायद अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके अगर चुनाव नहीं लड़ते तो यकीनन तौर पर जितनी सीटें आज उनके पास में विधानसभा की है तो शायद उनके पास में ज्यादा होती। अगर हम बात कर ले बिहार के चुनाव की भी, तो बिहार में भी राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तरीके से नैया डूबी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी की। आज जिनके विधायक, जितने विधायक उनके चुनकर के आए हैं, अगर वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन में नहीं होते तो यकीनन तौर पर आज राजनीतिक परिदृश्य या फिर राजनीतिक जो तस्वीर है वो एकदम से अलग होगी। तो सिब्बल साहब, आप अपना दर्द छलका रहे हैं, आप अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन कम से कम आप चुनावी रणनीतियों पर, जो बीजेपी की चुनावी रणनीतियों पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, एक बार आप उन पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीतियों के बारे में भी बात कीजिए। आप समाजवादी पार्टी से भी नेता हैं, आप कांग्रेस पार्टी से भी नेता रहे हैं, आपने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में काम किया है, लेकिन आप इन पर
कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन आप टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीएमसी इलेक्शंस में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और ठाकरे को जो उन्होंने कब्जा कर रखा था पिछले 30 साल से बीएमसी पर, उनको विदाई दे दी है, यह आपको बहुत परेशान कर रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।